वेलकम बैक टू कागेवर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टॉम रेडर किंग, जिसे सोलो लेवलिंग समझा जा रहा था, पर ऐसा नहीं है क्योंकि इसकी कहानी सोलो लेवलिंग से बिल्कुल ही अलग है। लेकिन इसका एमसी मिस्टर सुंग जिनवू की तरह लग सकता है। ये कहानी एक ऐसी वर्ल्ड की है जहाँ अचानक पूरी वर्ल्ड में मिस्टीरियस टॉम्स दिखाई देने लगे थे, और इन टॉम्स के अंदर छिपे होते हैं एंशिएंट रेलिक्स जो अपने मास्टर को इंसानों से कई ज़्यादा पावर दे सकते हैं। लेकिन इन रेलिक्स को हासिल करना बिल्कुल आसान नहीं होता है, क्योंकि हर टॉम के अंदर खतरनाक ट्रैप और बहुत खतरनाक मॉन्स्टर छिपे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी टॉम्स की खोज करने वाला एक बेहतरीन रेलिक हंटर है, पर जिस टीम के लिए वो अपनी जान जोखिम में डालता है, वही लोग लालच में आकर उसे धोखा दे देते हैं और मरने के लिए छोड़ देते हैं, और उसको लगने लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की थी, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी बदलने का दूसरा मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से अब उसके पास फ्यूचर की पूरी इन्फॉर्मेशन है और उसे पता है कि कौन सा टॉम कब अपीयर होगा, साथ ही किस रेलिक में कौन सी पावर छिपी है और कौन कौन आगे चलकर वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेलिक हंटर बनने वाले हैं। लेकिन क्या वो इस बार अपने दुश्मनों से बदला ले पाएगा, और क्या वो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल रेलिक को अपने नाम कर पाएगा? यही जानेंगे आज की इस शानदार कहानी में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं टॉम रेडर की कहानी। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें एक खतरनाक टॉम का नज़ारा दिखाया जाता है जो एकदम सुनसान लग रहा था, और इससे कुछ दूरी पर काफ़ी सारी लाशें वहीं पर बिखरी हुई थीं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर काफ़ी खतरनाक तरीके से फाइट हुई थी। पर वो मॉन्स्टर उनसे ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर मरे हुए हैं। फिर हम इसके आगे की तरफ आते हैं, जहाँ पर एक बंदा अभी भी जिंदा खड़ा होता है, और यही बंदा हमारी सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम सियो जुहेयोन है। लेकिन सामने की तरफ से रेंगता हुआ एक पाइथन उस पर अचानक अटैक कर देता है। ये देखकर जुहेयोन एक ऊंची छलांग लगाते हुए अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करने के साथ सीधे उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो पाइथन अपने दांतों का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोर्ड को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। अब ये देखकर जुहेयोन हार नहीं मानता, वो उस पर और जोर लगाने लगता है, पर वो कितना भी जोर लगा ले उस पर एक खरोंच तक नहीं आती। इसी वजह से वो फिर से वहां से भागना शुरू कर देता है, और वो पाइथन भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। ये देखकर जुहेयोन एक दीवार की तरफ भागता है, जिसकी वजह से देखने में ऐसा लगने लगा था कि अब वो दोनों टकराने वाले हैं। लेकिन उस पाइथन को भनक लग जाती है कि उसकी सोर्ड में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए उसे खुद से दूर कर देता है, जिसकी वजह से जुहेयोन की हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अभी ये सब ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो उड़ता हुआ सीधे एक दीवार से टकरा जाता है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उस पाइथन ने उस पर अटैक कर दिया था। लेकिन जुहेयोन इसके बाद अपनी सोर्ड रेलिक का इस्तेमाल करते हुए ऑरा फॉर्मिंग करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो रेलिक सीधे उसके माथे में पियर्स हो जाता है। पर जुहेयोन यहाँ तक नहीं रुकता, अपनी सारी की सारी एनर्जी उस रेलिक में लगाने लगता है। लेकिन ज़्यादा पावर लगाने के चक्कर में वो रेलिक ही ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जुहेयोन उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाने लगता है। अब ये देखकर वो पाइथन तुरंत खुद को संभालते हुए उसके पैरों को काट लेता है। दूसरी तरफ वो पाइथन बहुत जिद्दी है, क्योंकि उसने किसी न किसी तरह करके जुहेयोन के दोनों पैरों को अपने पेट में डाल लिया था, जिसकी वजह से जुहेयोन अब बेहोश होने वाला था। लेकिन वो पाइथन उसे बेहोश होने का मौका ही नहीं देता, क्योंकि उसने तुरंत उसे ज़मीन पर पटक दिया था। यहाँ तक कि वो पाइथन उसे धीरे धीरे खाना भी शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ जुहेयोन तड़पते हुए कह रहा था, इस एंजल की ऐसी की तैसी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा ट्रीट करने की? लेकिन क्यूओन तेजुन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं जहां पर क्यूओन तेजुन यानी उसका बॉस उसे बता रहा था, यह मिशन कामयाब होना चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें एक ऐसा रिवॉर्ड दूंगा जो तुम्हें पसंद आएगा। फिर यहाँ प्रेजेंट की तरफ आता है, जहाँ पर हम काफ़ी सारी लाशों को देख पाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जुहेयोन अभी तक मरा नहीं था। वो किसी न किसी तरह करके अपनी टूटी हुई सोर्ड को उठाने की कोशिश करने लगता है, पर ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पर वो किसी न किसी तरह करके आखिर में अपनी सोर्ड को उठाने में कामयाब रहता है। पर यह मौत का तांडव अभी तो शुरू हुआ है, क्योंकि सामने की तरफ वो पाइथन अपना मुंह खोलकर उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि तू अब पूरा का पूरा मेरे पेट में जाएगा। ये सब समझने के बाद जुहेयोन कहता है, मैं तो यहाँ कायर की तरह मरने वाला हूँ, जिसके बाद उस पाइथन ने उस पर धावा बोल दिया था। फिर अचानक से अंधेरा हो जाता है, और उस अंधेरे में हमें जुहेयोन की आवाज़ आती है। जुहेयोन जो 38 साल का है, और मुझे लगता है कि आज मैं मर जाऊंगा। फिर हम इस काले अंधेरे के बाद एक जगह की तरफ आते हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जुहेयोन अभी भी जिंदा है, साथ ही वहाँ का टाइम पूरी तरह से रुक चुका था। अब ये देखकर जुहेयोन काफ़ी ज़्यादा हैरान होने के साथ कहता है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? जब वो ऐसा सोच रहा था, तभी उसे एक अनजान आवाज़ सुनाई देती है,
जो उससे कह रही थी, हे भगवान, कितना घटिया आदमी है। वैसे क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? अब उस आवाज़ को सुनने के बाद जुहयोन उस आवाज़ से कहता है, मैं हाँ, तुम्हारी आवाज़ को सुन सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह की डिवाइन ऑब्जेक्ट हो। लेकिन अगर तुम आसपास हो तो मुझे इस स्नेक से छुटकारा दिलाओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो आवाज़ उस पर हंसने लगती है। ये सुनकर जुहयोन का ध्यान नीचे की तरफ जाता है, जहाँ उसे देखने को मिलता है कि मेरे दोनों पैर आधे हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। पर वो आवाज़ उसे बताती है कि तुम पूरी तरह से 2 हिस्सों में बंट गए हो। क्या तुम्हें इतने गहरे घाव में ज़रा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा? अगर मैं उस स्नेक को हटा भी दूं तो अभी तुम यहाँ से चल नहीं पाओगे। क्या तुम रेंग कर बाहर निकलने की सोच रहे हो? पर तुम काफ़ी किस्मत वाले हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक जिंदा रहोगे? तुम्हारा अंत काफ़ी बुरा होने वाला है। साथ ही बेमिसाल टैलेंट होने के बावजूद जो तुमने गलत राह पर पैदा किया और तुम्हें काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी, अब तुम अपनी खूबियों का पूरा इस्तेमाल किए बिना ही मर जाओगे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जुहयोन बताता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, फिर भी बकवास कर रहे हो। मैं ऐसे नहीं जीना चाहता, बिल्कुल नहीं। क्यूओन तेजुन, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह मैं तुम्हें मार डालूंगा, कसम से। उसकी इस बात पर वो आवाज़ बताती है तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, और उस जैसे टैलेंट का ख़त्म हो जाना सच में बर्बादी होगी। जिसके बाद जो आवाज़ उसे बता रही थी वो सामने की तरफ आ जाती है। अब इस नज़ारे को देखने के बाद जुहयोन के होश उड़ चुके थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये आवाज़ एक क्रो से आ रही थी। जिसके बाद वो क्रो उसे बताना शुरू करता है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, देखते हैं कि क्या इस बार तुम सच में किंग का थ्रोन हासिल कर पाते हो। इसी के साथ उसने एक हीलिंग बीम उस पर लॉन्च कर दी, जो जाकर सीधे उस पर पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का टाइम रिवर्स होने लगता है और इसी के साथ उसके दोनों पैर वापस आ जाते हैं। पर उसे इसके बदले काफ़ी ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है। फिर हम एक ऐसे सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर जुहयोन उसी बातों को सोच सोच कर अपने मन में कह रहा था। एक किंग अगर कोई मदद मांग रहा होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन एक क्रो, पहली नज़र में तो ये कोई हीरो क्लास का रेलिक लग रहा था, लेकिन क्या ये असल में गॉड क्लास का रेलिक हो सकता है? पर ज़रा रुको, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मेरे पैर वापस आ गए हैं? लेकिन इस बात को साइड में रखते हैं, मैं जिंदा कैसे हूँ? ये सब सोचने के बाद वो अपने आसपास नज़र मारता है, जहाँ पर उसे जानने को मिलता है कि मैं तो एक पुलिस स्टेशन में हूँ। यहाँ तक कि वहाँ के ऑफिसर्स उसकी ऐसी हरकतों को देखने के बाद अपने मन में कह रहे थे, इसे अचानक क्या हो गया? पर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। अभी आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जुहयोन यहाँ पर क्या कर रहा है, तो ये बात आप लोगों को थोड़ी देर में ही मालूम पड़ जाएगी। बात रही इन दोनों माँ बेटे की, तो ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो बात यह है कि आरोप है कि जुहयोन ने उस लेडी के बेटे को काफ़ी बुरी तरह से मारा है। अब ये बात सच है या नहीं, ये हमें कह रहे थे। उसे देखो, वो कितना ज़्यादा ज़िद्दी है ना, और तुम्हें उससे ठीक से पूछताछ करनी चाहिए। ये बात सुनकर वो ऑफिसर जुहयोन से कहता है, अरे यहाँ पूछताछ चल रही है और मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, तुम बस बता क्यों नहीं देते? पर जुहयोन उसे कुछ भी नहीं कहता। अब उसे कुछ न बोलता देखकर वो ऑफिसर उससे कहता है, अरे यार, हम यहाँ पर पूरी तरह से फ्री नहीं हैं। जबकि जुहयोन अपनी सीट पर बैठते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये उस क्रो का काम है? लेकिन ये कोई सपना या कोई इल्यूजन नहीं। पर मुझे ये सब साफ साफ याद है। सामने की तरफ ऑफिसर उससे बार बार पूछताछ करके परेशान हो गया था, यहाँ तक कि वो कहता है, क्या तुम अपना नाम तक नहीं बताओगे? मुझे बता दो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब ये सुनकर उसके बगल वाला व्यक्ति बताना शुरू करता है, नए साल की शुरुआत में ही हम सच में बुरी तरह से फंस गए हैं, है ना? पर 2025 की क्या ज़बरदस्त शुरुआत है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जुहयोन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो सामने की तरफ डेट और टाइम देखते हुए अपने मन में कहता है, 2025? इसका क्या मतलब है? क्या मैं रीइंकारनेटेड हुआ हूँ? लेकिन नहीं, अगर अभी 2025 है तो इसका मतलब है कि ये 15 साल पहले का समय है। तो क्या मैं समय के पीछे चला गया हूँ सच में? तब उसे अचानक से उस क्रो की बात याद आती है, जहाँ पर उसने बोला था, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, देखते हैं कि क्या इस बार तुम सच में किंग का थ्रोन हासिल कर पाते हो। ये सब याद करने के बाद जुहयोन को भी यकीन होने लगा था कि मैं 15 साल पीछे आ गया हूँ, और वो अभी सोच सोच कर खुश हो रहा था। तभी सामने की तरफ वो लेडी उस पर चिल्ला पड़ती है, अरे तुमने ऑफिसर के सवालों का जवाब तक नहीं दिया, बस तुम बुदबुदा रहे हो और मुस्कुरा रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम कैसे हालात में हो? अब इस लेडी को देखने के बाद जुहयोन अपने मन में कहता है कि सोचने पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस लेडी को पहले भी कभी देखा है। उसकी नज़र सामने की तरफ जाती है, जहाँ पर उसका बेटा उसे देखते हुए हंस रहा था। ये सब देखने के बाद जुहयोन उन पलों को याद करते हुए कहता है, अब मुझे याद आया, इस लड़के ने ही पहले झगड़ा शुरू किया था, इसलिए मैंने उसे धक्का दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो कह रहा हो कि मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। फिर वो खुद ही गिर गया। जिसके बाद वो लेडी फिर से उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुमने मेरे बेटे को मारा है ना?
साथ ही वो तो बस हाई स्कूल का सीनियर है। और ऐसी चीज़ों में मेरा समय बर्बाद मत करो। अगर सदमे की वजह से उसके ग्रेड्स गिर गए तो क्या होगा? उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद जुहयोन फिर से अपने मन में कहने लगा, 15 साल पहले ये मामला कैसे सुलझा था? अरे हाँ, मुझसे बहुत ज़्यादा सेटलमेंट की रकम मांगी गई थी, इसलिए मैंने उसे कम करवाने की कोशिश की और मैंने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगी। पर उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे। अब उसे यूं खोया खोया देखकर वो आंटी उस पर फिर से चिल्लाते हुए कहती है, कितना अजीब इंसान है, जब कोई बात कर रहा है तो सच में उसकी बात सुननी चाहिए। फिर वो उसे एक थप्पड़ लगाने ही वाली थी, पर उससे पहले ही हमारा जुहयोन पलक झपकते ही उसका हाथ पकड़ लेता है। अब ये देखकर वो ऑफिसर और उसका बेटा काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ जुहयोन को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैंने कैसे कर लिया, पर वो अभी इस पर ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि वो उस पर गुस्सा भी करता है। कीजिए मैडम, झगड़ा तो आपके बेटे ने शुरू किया था। और हाँ, क्या आपको नहीं लगता कि आप सेटलमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांग रही हैं? ये देखकर जुहयोन आर्म थ्रो टेक्निक इस्तेमाल करते हुए उसके बेटे को जमीन पर गिरा देता है। अब ये देखकर उस ऑफिसर और उसकी माँ दोनों की ही आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जबकि जुहयोन भी हैरान होते हुए अपने मन में कह रहा था, मुझे पता था मेरी बॉडी अब हल्की फील हो रही है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अभी तक रेलिक सिंड्रोम नहीं हुआ है? वैसे क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले 15 सालों में मैंने जो कॉम्बैट स्किल सीखी थी वो अभी भी बरकरार है? अगर ऐसा है तो नीचे की तरफ पड़ा हुआ वो बंदा खुद को संभालते हुए कहता है, देख लिया तुमने, अब तुमने सच में हद कर दी। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जुहयोन को भी होश आ जाता है। इसी वजह से वो उसे छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही उसकी माँ उस पर लपकते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो बेचारे? क्या तुम्हें चोट लग गई है? फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जुहयोन की हरकत की वजह से ऑफिसर उसे जेल में डाल रहे थे, जबकि वो लेडी ऑफिसर पर चिल्लाते हुए कह रही थी, तो तुम सच में क्या सोचते हो? क्या ये सही है? आजकल के ज़माने में तुम सबको, मेरे दोस्तों को फ़ोन करके उनसे ये क्यों नहीं पूछते, अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं तो उसे कोर्ट में घसीट दूंगी। और तुम्हें पता है कि उसने मेरे बेटे पर अटैक किया था। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जुहयोन अपने मन में कहता है, ये क्या बकवास कर रही है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब एक बार रेलिक्स सामने आ जाएंगे तो ये दुनिया बिना किसी कानून वाली बंजर ज़मीन में बदल जाएगी और उन्हें पॉपुलर सोर्स मिले। इसी के साथ लंबे समय से चली आ रही कहानियों में दम था और जिनके पास रेलिक्स थे उन्हें कई तरह के सुपर नेचुरल पावर्स मिली थी। यहाँ तक कि हर कोई रेलिक की तलाश में निकल पड़ा था। मुझे जो मिला वो आर्कियोलॉजिस्ट का रेलिक था और मुझे गोल्ड मिल गया। फिर मैंने सोचा टॉम्स और उनके रेलिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करके मैं अपनी दुखभरी जिंदगी को ख़त्म करके नई जिंदगी शुरू कर पाऊंगा, पर ऐसा नहीं था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ इसका क्या मतलब है कि हम टॉम में नहीं जा सकते। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो बंदा उसे बताना शुरू करता है, टीकेबीएम के पास इस टॉम के एक्सकेवेशन की स्पेशल परमिशन है, इसलिए प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। अब ये सुनकर वो व्यक्ति अपना रेलिक उसकी तरफ करते हुए कहता है, अब बहस भी मत करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। ये देखकर वो वॉरियर भी अपने छोटे से रेलिक का इस्तेमाल करते हुए उसके उस रेलिक को बीच में से काट देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अगर तुम फिर भी रेजिस्ट करोगे तो हम फायर कर देंगे। ये सुनकर वो लोग बिना किसी देरी के वहाँ से भाग जाते हैं, करने के लिए कदम उठाए हैं कि उनके अलावा कोई और उन्हें खोद कर न निकाल सके। खुशकिस्मती से रेलिक खोजने के मेरे टैलेंट को पहचान मिली, जिसके बाद मुझे टीकेबीएम ने सेलेक्ट किया और मैंने चेयरमैन के लिए हर तरह का गलत काम किया, तस्वीरें चोरी करना, जासूसी करना और टॉम की चीज़ों को चुराना भी। और मैंने उन टॉम्स में भी घुसपैठ की जहाँ गवर्नमेंट ने जाने पर रोक लगा रखी थी और वहाँ से पुरानी और कीमती रेलिक्स चुराईं, जिसकी वजह से नतीजा यही हुआ कि चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। फिर हम दूसरे सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं। वो कह रहे थे, कितना घटिया और बीमार सोच वाला इंसान है यार, क्या बताऊँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तब इनकी नज़र जुहयोन पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो कहने लगे, वो कमीना जो मोनोपोली टैक्स की चापलूसी करके अपना गुजारा करता है। साथ ही दूसरा व्यक्ति भी उससे कह रहा था, तुम चेयरमैन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, और ज़्यादा घमंड मत दिखाओ। अब यहाँ बैकग्राउंड में जुहयोन की आवाज़ आती है, तो तुम मुझे ऐसा समझते हो मैंने क्यों टेजून का कुत्ता बनने का फैसला किया और मुझ पर की गई हर बेइज्जती को सहा। नतीजा ये हुआ कि फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर उसका एक साथी उसे बता रहा था, कैप्टन, ये सब उनके द्वारा बिछाया गया एक ट्रैप है। कैप्टन, ये उनके द्वारा बिछाया गया एक ट्रैप है। ये सब याद करने के बाद जुहयोन अपने मन में कहता है कि जल्दी ही रेलिक्स दिखाई देंगे और दुनिया अराजकता में डूब जाएगी। पर यह अच्छा है कि मैं स्ट्रांग हो गया हूँ, लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, मुझे जल्द से जल्द एक्सकेवेशन के लिए पैसे जुटाने होंगे। तभी अचानक से उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर हो जाती है जिसमें लिखा था,
टॉम रेडर, सीओ जुहियन। अब इस नज़ारे को देखने के बाद जुहियन कहता है, अरे यार ये क्या बला है, हवा में कोई टेक्स्ट क्यों तैर रहा है। अरे यार लगता है मुझे अब अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी हैं। उसके ऐसा कहते ही एक और टेक्स्ट अपीयर हो जाता है जिसमें लिखा था, वो बेचारा जेबक तरह जो सोर्ड चलाना भी नहीं जानता। अब इस चीज को पढ़ने के बाद जुहेयोन का दिमाग खराब हो जाता है। साथ ही वो कहता है, सिर्फ कोई पुराना रेलिक ही ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर सकता है। अरे कव्वे, अभी बाहर आ क्या, तू छिपकर मुझ पर नजर रख रहा है। उसी वक्त उसके सामने एक और स्क्रीन अपीयर हो जाती है। ये सब देखने के बाद वो कहता है, एक स्टेटस विंडो और स्पाई रैंक। अरे कमीने कव्वे, मेरी जिंदगी कोई गेम नहीं है। जिसके बाद उसका सिस्टम उसे कुछ बताता है। ये सब पढ़ने के बाद वो कहता है, क्या पहले तो तैरता हुआ टेक्स्ट आया था और अब एक क्वेस्ट। लेकिन उसके शोर शराबे के चक्कर में वहां पर एक ऑफिसर आकर उसे धमकाता है, अरे यार तुम्हें क्या हो गया है और आवाज धीमी रखो। ये सब बताने के बाद वो वहां से चला जाता है। उसके वहां से चले जाने के बाद जुहेयोन अपने मन में कहता है, तो क्या ये सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। इससे मुझे याद आया। फिर वो सामने पड़े उस कव्वे को बड़े ध्यान से देखते हुए कहता है, मैं 1 मीटर के दायरे में चीजों को बड़े साफ साफ तरीके से देख सकता हूँ और ये ऑब्जर्वेशन लॉग वाले लोग इस रेलिक से मिले थे, पर अब मेरे पास वो रेलिक नहीं है। लेकिन क्या वो एबिलिटी अभी भी है? लेकिन लगता है कि अब से ये स्टेटस विंडो में दिखेगा, है ना? पर रुको, अगर ये 1/4 है तो उसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी 3 बचे हैं और अब मेरे पास कुछ इनिशियल कैपिटल है। फिर भी आखिर वो कव्वा रेलिक क्यों? वैसे भी उन रेलिक्स को इंसानों की खुशी की चाहत तो हो नहीं सकती। जब वो अपनी सोच में डूबा ही हुआ था, उसी वक्त वहां पर एक व्यक्ति आते हुए कहता है, हेलो सीओ जुनहेयोन। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर वो व्यक्ति जुहेयोन को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है, तुम्हारी किस्मत तो ऐसी ही है ना? वो हाई स्कूल का स्टूडेंट पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है और उसे जेल में होना चाहिए था, तुम्हें नहीं। वैसे चिंता मत करो, मैं ये संभाल लूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जुहेयोन उसका शुक्रिया अदा करने लगा था। अब ये सुनकर मिस्टर जियानवू उससे कहने लगे, क्या तुम्हारे सिर पर चोट लगी है या कुछ और हुआ है? तुमने अभी अभी थैंक यू कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बताओ क्या हो रहा है? तुम बिल्कुल आम आदमी जैसे लग रहे हो। लगता है वो होल्डिंग सेल तुम्हारे लिए काफी डरावनी रही होगी। जबकि जुहेयोन उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, डिटेक्टिव किम जियानवू, जब मेरा कोई नहीं था तब उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा था। 15 साल पहले वो सच में काफी ज्यादा यंग दिखते थे। इसी के साथ उन दोनों ने एक साथ चलना शुरू कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ जुहेयोन का कहना है, यार मिस्टर जियानवू, क्या हाल फिलहाल में कोई अजीब घटना हुई है और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी मॉन्स्टर का साया हो या जिसके पास कोई साइकिक पावर्स हो? अब उसकी ऐसी अजीबोगरीब बातों को सुनने के बाद जियानवू कहता है, तुम ये क्या बात कर रहे हो? क्या तुम सच में ठीक भी हो और तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में किसी साइकियाट्रिस्ट से पूछना चाहिए? ऐसी बातों को सुनने के बाद जुहेयोन अपने मन में कहता है, तो रेलिक यूजर्स अभी भी मौजूद नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जियानवू वहीं पर रुकने के साथ उसे बताते हैं, जल्दी घर जाओ और थोड़ा आराम करो क्योंकि तुम काफी थके हुए होगे। ये सुनकर जुहेयोन उनसे विदा लेते हुए वहां से चला जाता है। फिर हम रास्ते की तरफ आते हैं जहां पर वो अपने मन में कह रहा होता है, यहाँ टॉम्स दिखाई देने लगे थे लेकिन अभी तक कोई भी रेलिक यूजर नहीं है। इसी वजह से यही सही मौका है। लेकिन पैसा न होना एक दिक्कत है। शुरुआती रेलिक शायद यूरोप और अमेरिका में ज्यादा नॉर्मल थे, तो इसे देखते हुए मुझे फ्लाइट के लिए जल्दी ही पैसों का इंतजाम करना होगा। और वो अभी गली में मुड़ा ही था, तभी कुछ बदमाश सामने की तरफ आते हुए उससे कहते हैं, अरे सीओ जुनहेयोन, काम करने के बजाय तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? अब इन गुंडों को अपने सामने देखने के बाद जुहेयोन शैतानी तरीके से हंसते हुए अपने मन में कहता है, मुझे अपनी कमाई का जरिया मिल गया। पार्क क्योंग पहले गैंगस्टर था जो अब आर्ट ब्रोकर बन गया है। साथ ही वो इलाके का एक गुंडा है जो अपनी बड़ी बहन पार्क क्योंग जू के साथ एक छोटी सी गैलरी चलाता है। लेकिन हाई स्कूल के दिनों में मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इनके यहाँ पार्ट टाइम नौकरी कर ली, जिसकी वजह से बहुत कम सैलरी और मारपीट झेली और साथ ही खुद को एक। अब उसे कुछ न बोलता देखकर एक व्यक्ति उसकी कनपटी पर हाथ धरते हुए कहता है, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या तुम्हें बात समझाने के लिए मुझे तुम पर एक मुक्का मारना पड़ेगा? हमें घूरना बंद कर, कमीने। ये सब बताने के बाद वो उसे एक जोरदार तमाचा मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही जुहेयोन उसे तमाचे पे तमाचे मारते हुए एक जोर का घूंसा भी लगा देता है। अब इस नज़ारे को देखने के बाद उन सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ जुहेयोन उन्हें बताने लगता है, इतना काफ़ी होगा, वापस जाकर अपने बॉस को बता दो कि मैं आज से ही अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ, इसलिए मेरी बाकी की सैलरी और सर्विस पे फटाफट मुझे दे देना। अब ये सुनकर वो सारे के सारे लोग हंसने लगते हैं, जबकि पार्क क्योंग कहने लगता है, ठीक है चलो आज ही इसे निपटा देते हैं। फिर वो कुछ लोग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जुहेयोन उन पर अटैक कर देता है,
जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगते हैं। पर वो अभी तक रुका नहीं था। उसने तुरंत अपनी लात का इस्तेमाल करते हुए उन्हें उनकी औकात दिखा दी। पर फिर भी वो लोग किसी न किसी तरह करके खुद को तैयार करने के बाद जुहेयॉन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब उन लोगों को अपनी तरफ आता देखकर वो भी तैयार हो जाता है। इसी के साथ उनके दरमियान काफी घमासान फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर जुहेयॉन एक एक करके उन सभी को धूल चटाते जा रहा था, यहाँ तक कि आखिर में आकर भी वो लोग उसका बाल तक बांका नहीं कर पाए। पर जिन लोगों ने ये सब संभाला वो उसे देखते हुए कहते हैं, ये बंदा अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जुहेयॉन अपने मन में कहता है, तुम पूछ रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये वो टैलेंट है जिसे मैंने 15 सालों से ट्रेन किया है, पर शायद मैंने अभी तक काफी ट्रेनिंग नहीं की है। इसी वजह से मुझे जल्दी ही इसे पूरा करना होगा। इसी वजह से वो उन पर चिल्लाते हुए बताता है, क्या तुम सामने की तरफ पार्क क्यूंगते खुद को संभालते हुए अपने पास एक डैगर बाहर की तरफ निकालने के साथ कहता है, मैं भूल गया था कि मैं उसकी देखभाल करता था। अब अपने बॉस को इतनी खतरनाक चीज बाहर की तरफ निकालता देखकर वो व्यक्ति परेशान होने के साथ कहता है, बॉस प्लीज ब्लेड नहीं, अगर उसे ज्यादा चोट लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उसका बॉस उसे एक गाली देना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ जुहेयॉन उस ब्लेड को देखकर अपने मन में कहता है, वो ब्लेड वो तो एक रेलिक है, पर उसके पास ये कैसे आया होगा। खैर ऐसा होना इम्पॉसिबल है। टॉम के बाहर से भी कुछ रेलिक्स चुपके से इंसानों के बीच आ जाते हैं। जब वो अपनी ख्यालों की दुनिया में खोया ही हुआ था, उसी वक्त पार्क क्यूंगते उसकी तरफ आते हुए कह रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना घमंड करने की, मर जा कमीने। अब उसे अपनी तरफ अटैक करता देखकर जुहेयॉन कहता है, खैर अब ये मेरा है। तो आज की ये वाली सीरीज आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो भर भर के कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि इस पर व्यूज नहीं आने वाले। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कर दो, क्योंकि